हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 5वां, जो कि सामान्य अध्ययन का यह प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो है आपको 4 प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप विजिट करके ईजिली आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को बारी बारी से देख सकते हैं। हमारे चैनल के द्वारा जो है सहायक अध्यापक परीक्षा का जो है जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं वह प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कम समय है आप लोगों के पास, तो आप फटाफट जो है रिवीजन करते रहिए और जो करेंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उसको भी आप देखते रहिए। वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। ठीक है, तो आप सेशन को देखिए, इस पूरे सेशन के साथ हमारे साथ रहिए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, होल स्टडी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ से आपको PDF ईजिली मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है। फलों के मीठे स्वाद का कारण पूछा जा रहा है, क्या होता है। माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है वह फ्रक्टोज है। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। और फ्रक्टोज जो है एक शर्करा होता है जो मुख्यतः फलों में पाया जाता है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड होता है। तो आप फ्रक्टोज के बारे में इतनी जानकारी रखें। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से रतौंधी दिया गया है, कर्क रोग, घेघा रोग, अस्थि सुस्थिरता। तो देखिए दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह घेघा रोग होता है। और थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व की आवश्यकता होती है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन की कमी से ही घेघा रोग होता है। तो आप इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और डी विकल्प में दिया गया है टार्टेरिक अम्ल। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल में इसमें पाए जाते हैं, जो अंगूर होता है, इमली होता है, केला होता है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं टार्टरिक अम्ल। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णनधाता। तो रतौंधी यहाँ पे आप देख सकते हैं, विकल्प आपका ए सही उत्तर है। आनुवांशिक रोग नहीं है रतौंधी, जबकि जो रंजकहीनता है, हीमोफीलिया और वर्णनधाता, जिसको हम कलर विजन के नाम से भी जानते हैं, तो ये 3 जो ऐसे रोग हैं जो आनुवांशिक रोग हैं और रतौंधी जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B12 दिया गया है, प्रति अरक्तता कारक है, यह आपका सही है। विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारक है, यह भी सही है। विटामिन D देखते हैं, विटामिन D जो है वंध्यता रोधी कारक है, जबकि ये आपका गलत है, सुमेलित है। यदि हम वंध्यता रोधी कारक की बात करें तो वह विटामिन E होता है। तो इस तरह से हम देखें तो यह सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन D देखते हैं दोस्तों, विटामिन K के कारण जो है प्रति रक्तस्रावी कारक है यह, तो यह जो है आपका सही है। तो इस तरह से आप विटामिन C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन और प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प आपका डी क्या होगा दोस्तों, प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है जैव विविधता के ह्रास का जो है मुख्य कारण होता है। जिस तरह से विकल्प में दिया गया है उस तरह से जो है आगे इसका आंसर जो है डी ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह रूप कौन सा है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया और डी विकल्प दिया गया है नाइट्राइट।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह रूप जो है नाइट्रेट होता है। तो इसको याद रखेंगे, नाइट्रेट के रूप में पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय, तृतीय में, और डी दिया गया है उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? 4 विकल्प दिया गया है, जबकि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और भारत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो है प्रथम नेता थे। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और इसमें देखिए विकल्प आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी उपस्थित थे और वह एक असफल हुआ था, वह असफल गोलमेज सम्मेलन था। तो आप जो है इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? पूछा जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, NG रंगा, जयप्रकाश नारायण। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? विकल्प आपका बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जो थे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों, जो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी पूछ सकता है। तो 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना 1936 में हुई थी और जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी इसकी स्थापना। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? विकल्प आपके सामने है। डलहौजी दिया गया है, कैनिंग दिया गया है, कर्जन और रिपन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, विकल्प आपका डी। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव जो है 1882 ईस्वी, इसको याद रखेंगे, 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। इसलिए जो है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, MK गांधी, चंपारण आंदोलन और SC बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये तीनों जो हैं सही सुमेलित हैं। जबकि MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो विकल्प आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए जो गठित खिलाफत कमेटी में कौन कौन से लोग थे, तो उसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः जो है अली बंधुओं यानी शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। MA जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की आलोचना की और इस आंदोलन से दूर रहे, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, एओ ह्यूम। तो पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में बम्बई, और जिसका नाम जो है अब मुंबई कहा जाता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो आप याद रखेंगे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों।
13वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को और डी दिया गया है नर्मदा को। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कावेरी हो जाएगा। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और कावेरी पश्चिम घाट के पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है। इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त कहाँ से होता है? कौन से राज्य से पूछा जा रहा है? तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सही उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य जो है भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और राजस्थान जो है तीसरे स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है यहाँ पे दिया गया है, रजत क्रांति यानी अंडा उत्पादन से जो है रजत क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध जो होता है वह मत्स्य पालन यानी कि मछली उत्पादन से होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्वेत क्रांति पूछा जा रहा था, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वह दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल कौन सी है दोस्तों? कपास तो है नहीं, गन्ना भी नहीं है, आलू नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है और जेट्रोफा जो होता है पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। यह ऐसे बीज को उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयुक्त हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से और पादप प्रजनन से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चिपको आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पादप संरक्षण से यानी वन संरक्षण से। राइट आंसर होगा ए। चिपको आंदोलन का संबंध जो है पादप संरक्षण से है, यानी पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए यह आंदोलन किया गया था। 70 के दशक में आंदोलन पादप संरक्षण यानी पेड़ों के कटाई को रोकने को लेकर के यह आंदोलन हुआ था। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1965, 1970, 72 में दिया गया है 1972 और 1975। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे अच्छे से। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प में दिया गया है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च को और 22 अप्रैल को। तो दोस्तों 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये तो आप याद रखेंगे 22 अप्रैल। तो यहाँ तो 22 अप्रैल होगा नहीं, यहाँ पे जो होगा 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पादन, वन उत्पादन, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प आपका डी सौर सेल। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टोइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो इस तरह से देखें तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम जो है वह सौर सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालाबार पठार, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट और छोटा नागपुर पठार। तो पूछा जा रहा है कहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, पश्चिमी घाट में जो है पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार जो है पश्चिमी घाट यानी जो सह्याद्री बोलते हैं, सह्याद्री,
उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में पाया जाता है सदाबहार वन, जिसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे पश्चिमी घाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख है? तो कौन सी अनुसूची में जो है राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख किया गया है? द्वितीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में जो है राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो आप इसका सही उत्तर लगाएंगे प्रथम अनुसूची, ठीक है। और कुल भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, इसको भी याद रखेंगे, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो पंचायती राज, नगरपालिका, केंद्र राज्य संबंध से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो पूछा जा रहा है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पंचायती राज से। 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो है संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़ करके पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। और 12वीं अनुसूची का जो संबंध है वह नगर पालिका से है। तो विकल्प यहाँ पे देख रहे हैं बी, यह 12वीं अनुसूची से संबंधित है और 11वीं अनुसूची से जो है पंचायती राज संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सूचना का अधिकार, तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, यह एक नैतिक अधिकार है। कौन सा है? यह राजनीतिक अधिकार नहीं है, एक विधिक अधिकार भी नहीं है, सामाजिक अधिकार भी नहीं है। तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम एक विधिक अधिकार है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। यह एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, याद रखेंगे 2005 के तहत जो है नागरिकों को प्रदान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत जो है शामिल किया गया, ठीक है। अनुच्छेद 19 से संबंधित है, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है किसके संबंध में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है दोस्तों, राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है कि ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में वह परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, जबकि सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, पुंछी आयोग यह जो है भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित आयोग और समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो यह तो बहुत ही जाना पहचाना प्रश्न है। नरेंद्र मोदी जी ने जो है योजना आयोग का अंत कर दिया और इसी के स्थान पर जो है, और यह कब हुआ दोस्तों? 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से स्पष्ट उद्घोषित किया गया कि योजना आयोग के स्थान पर एक नया संस्थान अस्तित्व में आएगा। वह 1 जनवरी 2015 को नया संस्थान नीति आयोग अस्तित्व में आया एवं योजना आयोग को इसी दिन समाप्ति करने का घोषणा कर दिया गया। तो इसको भी याद रखेंगे, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई और वह लागू कब से हुआ? 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था? तो
तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 लागू किया। राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को 30 दिसंबर 2008 को जो है स्वीकृति प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण पूछा जा रहा है कौन सा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह उसकी प्रमुख विशेषता है कि वह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। तो विकल्प आप देख सकते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में राज्य और महिला साक्षरता दर में अधिक अंतर है। तो वह राज्य कौन सा है दोस्तों, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। और केरल, मिजोरम, गुजरात में नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश जो है पुरुष और महिला साक्षरता के दर में अधिकतम अंतर है, जैसा कि विकल्प में जो राज्य दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम लोग जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, 25 जनवरी के दिन। तो इसको आप याद रखेंगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो महबूब ए इलाही कौन कहलाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है यह एक सूफी संत था और महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया जाने जाते थे। तो इसको भी आप याद रखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है महबूब ए इलाही के नाम से जानते थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसे सौंपा गया था। तो विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, फजलुल हक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका बी, महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य जो है महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पूछा जा रहा है कि प्रथम संपादक कौन थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका डी, मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M.K. गांधी होगा यहाँ पे दोस्तों। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी जो थे इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक कहे जाते हैं और इसका प्रारंभ जो है दक्षिण अफ्रीका से की थी 1903 से। ठीक है, और जिसके प्रथम संपादक दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें तो कुछ यहाँ पे मिस्टेक ये हो रहा है कि यदि प्रारंभ इसको किया था महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन को दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन जो संपादक थे इसके वह मनसुख लाल नजर ही थे। तो राइट आंसर इस तरह से देखा जाए तो मनसुख लाल ही होगा। विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप भूलिएगा मत। इंडियन ओपिनियन संपादक पूछे तो मनसुख लाल। ठीक है, और प्रारंभ किसने किया था इंडियन ओपिनियन को दक्षिण अफ्रीका से, महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका। पूछे कौन था, लिखा किसने था, महात्मा गांधी ने। संपादक कौन था, तो मनसुख लाल नजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस है आपके सामने। 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म यानी ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया। द फादर, नोमैडलैंड, मांक, हैमिल्टन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प आपका बी, नोमैडलैंड को जो है 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया नोमैडलैंड को।
तो आप इसको याद रखेंगे नोमैडलैंड। ठीक है। यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो चैडविक बोसमैन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो एड्रा डे को दिया गया। और यह जो है 28 फरवरी 2021 को जो है 78वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार पूछ दे कहाँ पर हुआ था, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका आयोजन जो है गोवा राज्य में हुआ था, तो आप इसको भी याद रखेंगे, गोवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब संपन्न हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 3 दिसंबर 2020 के मध्य जो है चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ था, 2 से 3 दिसंबर 2020 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, 131वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ मानव विकास सूचकांक 2020 में। इसमें कुल जो है 189 देशों को शामिल किया गया था। और यदि पूछ दे कि मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका ए, 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालंदर सहतूत जिसको कहते हैं लालंदर को बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे विकल्प देख लेते हैं, तुर्कमेनिस्तान दिया है, अफगानिस्तान, भूटान और डी दिया गया बांग्लादेश। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 9 फरवरी 2021 को भारत ने जो है अफगानिस्तान में लालंदर यानी सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो यह देश कौन सा है? अफगानिस्तान हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। और यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट्स का। इसके बाद जो है आपको रीजनिंग का पोर्शन देखने के लिए मिल सकता था, तो इसलिए हमने रीजनिंग को हटा दिया प्रैक्टिस सेट से। और यहाँ पे जो है आपको 41 तक जो है आपको GS का पोर्शन था, तो हम सोचे यहाँ पे जो है आपको फटाफट ये सॉल्व हो जाएगा। रीजनिंग आप खुद सॉल्व करिए। 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या है, तो इसका सही उत्तर है आर्द्रभूमि और जल। 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का जो मुख्य विषय था वेटलैंड एंड वाटर रहा, जिसको हम आर्द्रभूमि और जल के भी कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य था कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना एवं इस बारे में सकारात्मक और सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना। ठीक है, तो दोस्तों यह था प्रैक्टिस सेट 5वां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।